अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है फेलोज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरा टॉपिक द डार्क मैटर है। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो डार्क मैटर को समझने से पहले हम ल्यूमिनस मैटर या फिर ये मैटर जो हम आंखों से देख सकते हैं इस पर बहस करते हैं। ल्यूमिनस मैटर वो मैटर होता है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब एंड रेडिएट करता है और उस रेडिएशन को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने ऑर्डिनरी जो हमारे इक्विपमेंट्स है जो हमने बनाए हैं, जिस तरह टेलीस्कोप हो गया या फिर रेडिएशन डिटेक्टर्स हो गए। ये ल्यूमिनस मैटर जो होता है ये अभी तक हमें हमारी जो रिसर्च हुई है हमने ये पाया है कि ल्यूमिनस मैटर एटम से बना होता है। इस मैटर को जो एटम से बना होता है इसे ल्यूमिनस हम इसलिए कहते हैं कि ये रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रेडिएट भी कर सकता है। सिर्फ विजिबल रीजन में नहीं, अनविजिबल रीजन में भी ये एब्जॉर्ब कर सकता है और रेडिएट कर सकता है। इस विजिबल मैटर में, ल्यूमिनस मैटर में जो कुछ हमें नज़र आता है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, चाहे वो मेरा फ़ोन है, मैं खुद हूँ, कोई और दुनिया की कोई भी चीज़ है, इस यूनिवर्स की कोई भी चीज़ जो मैं देख सकता हूँ, चाहे वो ट्री है, पानी है, गैस है, कोई प्लैनेट है, कोई स्टार है, वो सब इस मैटर में आ जाता है। और वो चीज़ें जो हम आंखों से नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, जो हमें नज़र नहीं आती, फॉर एग्जांपल जिस तरह गैस हो गया या फिर एटमॉस्फेयर हो गया हमारा, वो भी इसी मैटर में आ जाता है। 1920 तक ये समझा जाता था कि हमारा सारा का सारा यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ ल्यूमिनस मैटर से बना हुआ है, बट एक्चुअली 1920 के बाद काफ़ी रिसर्च होने के बाद हम इस बात को मानने पर मजबूर हो गए कि हमारा यूनिवर्स 5% ल्यूमिनस मैटर से बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 5%, एंड 25% हमारे यूनिवर्स डार्क मैटर से बना हुआ है और 70% हमारे यूनिवर्स डार्क एनर्जी से बना हुआ है। तो अब जो कि हम जान चुके हैं कि हमारा तमाम यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ ल्यूमिनस मैटर से नहीं बना, तो हम ये डेफिनेशन जो कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम को गलत कह सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ ल्यूमिनस मैटर को डिफाइन कर रही है। बाकी 95% ऑफ यूनिवर्स जो है इसके बारे में ये डेफिनेशन हमें कुछ नहीं बताती। अब हम डार्क मैटर के बारे में बात करेंगे। डार्क मैटर कोई ऐसी सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ ल्यूमिनस मैटर के साथ ग्रेविटी के ज़रिए इंटरेक्ट करती है। इस डार्क मैटर को ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं हमारी अपनी ऑर्डिनरी इक्विपमेंट्स के साथ। डार्क मैटर के बारे में हमारे पास बहुत कम नॉलेज है। हमें इतना पता है कि डार्क मैटर किसी भी टाइप की रेडिएशन, अगर वो रेडिएशन एक्सरे, गैमा रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, IR, विजिबल, रेडियो या माइक्रोवेव्स, कोई भी रेडिएशन हो, इस रेडिएशन को ना वो एब्जॉर्ब करेगी, ना ही वो रेडिएट करेगी। हम डार्क मैटर के बारे में ये भी जानते हैं कि डार्क मैटर लाइट रेस को, रेडिएशन को बैंड करती है, अपने रास्ते से उस रेडिएशन को बैंड करेगी अगर कोई रेडिएशन डार्क मैटर में से पास होगी। तो अब जब हम इस डार्क मैटर को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते अपने ऑर्डिनरी इक्विपमेंट के साथ, तो हमें कैसे पता चला कि ये डार्क मैटर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ये डार्क मैटर की कहानी 1920 में स्टार्ट हुई। 1920 तक तमाम साइंटिस्ट यही सोच रहे थे कि हमारी पूरी कायनात, हमारी पूरी यूनिवर्स सिर्फ एक गैलेक्सी द मिल्की वे से बनी हुई है, क्योंकि इस गैलेक्सी में हम रहते हैं। साइंटिस्ट्स ये इसलिए सोच रहे थे और कह रहे थे क्योंकि उनके पास कोई पावरफुल टेलीस्कोप मौजूद ही नहीं थे जिनके ज़रिए वो लोग दूर देख सकते और बाकी दूर गैलेक्सीज को अच्छी तरह से वो ऑब्जर्व कर सके और देख सकते। फिर हबल नामी एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने पावरफुल टेलीस्कोप बनाई
और हमारे साइंटिस्ट हमारे यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने लगे इस इन पावरफुल टेलीस्कोप्स के ज़रिए। हबल टेलीस्कोप अभी भी हमारे अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और कंटिन्यूसली यूनिवर्स की पिक्चर्स ले रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है। पावरफुल टेलीस्कोप आने के बाद साइंटिस्ट ये समझ गए हैं कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज यूनिवर्स में मौजूद हैं। साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस यूनिवर्स में अगर इसके एक पार्ट पर गौर किया जाए तो उस एक पार्ट में, एक हिस्से में 100 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। मतलब ये है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद है। तो साइंटिस्ट ने इन गैलेक्सीज पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी, इनको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दिया। इन ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट्स को कुछ एनोमलीज देखी और इन एनोमलीज के बेस पर डार्क मैटर या हिडन मैटर का कंसेप्ट बना। अब एनोमली किसे कहते हैं? एनोमली को मैं इस तरह डिफाइन करूँगा, समथिंग दैट डिविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। मेरा मतलब कि वो फिनोमेना जिसके बारे में आपको पता होता है, जिसे आप जानते हैं, आपने उसके बारे में पहले ही ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स की होती हैं, मैथमेटिकली आपने उस फिनोमेना के बारे में काफ़ी कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए होते हैं और आपको पता होता है कि वो फिनोमेना हर जगह पर ऐसा ही होता है, मतलब बिल्कुल सेम होगा जैसे आपने ऑब्जर्व किया है। पर किसी जगह पर, स्पेस में या किसी जगह पर, जब आपको वो फिनोमेना किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे दिखता है तो वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन और आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से डिविएट कर जाता है। वो आपके जो नॉर्मल जो कुछ आपने ऑब्जर्व किया होता है या आपने रिकॉर्ड किया होता है, उससे वो चेंज होता है। तो ऐसे फिनोमेना को हम एनोमली कहते हैं। 1933 में स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी आए और उन्होंने इस एनोमली को ऑब्जर्व किया और एक्सप्लेन किया, पर लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया इनकी बातों में, इनकी आइडियाज़ में, और इनकी बातों और आइडियाज़ को टाल दिया। फ्रिट्ज ज़्विकी ने एक गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया। नॉर्मल फिनोमिनास के मुताबिक उस गैलेक्सी का मास बहुत कम था और वो गैलेक्सी अपने सेंटर से दूर स्टार्स को बहुत ज़्यादा ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा था। उन दूर सितारों की ऑर्बिटल स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जो कि हकीकतन या फिर नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए था। हकीकतन में उस स्टार्स पर इतनी ग्रेविटी नहीं लग रही थी कि वो इतनी ऑर्बिटल स्पीड्स प्रोवाइड करें। मेरा मतलब कि नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो स्टार्स जो कि सेंटर ऑफ गैलेक्सी से दूर थे, उनको ये सेंटर ऑफ गैलेक्सी इतनी ग्रेविटी नहीं प्रोवाइड कर रहा था जितनी स्पीड के साथ वो ऑर्बिट्स में मूव कर रहे थे। चूँकि उस गैलेक्सी के सेंटर का मास कम था और मास की वजह से ग्रेविटी कम वहाँ पर लग रही थी और कम ग्रेविटी की वजह से उनकी स्पीड कम होनी चाहिए थी। जब फ्रिट्ज ज़्विकी ने न्यूटनियन लॉज अप्लाई की इस गैलेक्सी पर, तो उन्होंने कहा कि इस गैलेक्सी का मास तो 160 टाइम्स कम है, एक्सपेक्टेड मास है, और ये इतनी ग्रेविटी नहीं प्रोवाइड कर सकता इतने दूर सितारों को। तो इन दूर सितारों को एक्चुअली अगर इतनी ग्रेविटी प्रोवाइड ये नहीं कर रहा और वो इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से उड़ जाना चाहिए, इस गैलेक्सी को डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए, इस गैलेक्सी को ख़त्म हो जाना चाहिए। इस पूरे एनोमली को मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी में या फिर न्यूटनियन लॉज फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी में एक्सप्लेन करूँगा और वहाँ पर आप डिटेल में समझ जाएंगे। 1970 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन आई, उन्होंने भी इसी एनोमली को ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने यही फ्रिट्ज ज़्विकी का कंसेप्ट आगे पेश किया। पहले लोगों ने इनकी बातों पर भी कोई तवज्जो नहीं दी,
पर खैर लोगों को इनकी आइडियाज़, इनकी बातों को मानना पड़ा और इनकी तरफ तवज्जो देनी पड़ी। तो इस एनोमली को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये देख लेते हैं, हम ये कंसेप्ट बना लेते हैं कि किस तरह बॉडीज़, ऑर्बिटल बॉडीज़ एक हेवनली या फिर मैसिव सेंटर के गिर्द कैसे वो ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करती है और किस तरह ऑर्बिटिंग बॉडी का मोशन डिपेंड करता है इस ऑर्बिट के सेंटर में प्रेजेंट मैसिव बॉडी के मास पर, और किस तरह इस ऑर्बिटिंग बॉडी की स्पीड डिपेंड करती है ऑर्बिटिंग बॉडी और मैसिव बॉडी के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस पर। ऑर्बिटल मोशन केपलर्स और न्यूटन ने एक्सप्लेन किए हैं। आइए हम इस एक्सप्लेनेशन पर ज़रा नज़र डालें। अगर कोई बॉडी एक मैसिव बॉडी के इर्द गिर्द घूम रही है ऑर्बिट में, तो उसकी इस स्पीड को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जिस तरह सन के इर्द गिर्द अर्थ मूव कर रही है और अर्थ के इर्द गिर्द मून मूव कर रही है, तो मून की जो वेलोसिटी होगी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और सन और अर्थ की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सन ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। न्यूटनियन फिजिक्स में हम किसी बॉडी या सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम कुछ यूँ डिफाइन करते हैं। द वेलोसिटी विद विच अ सैटेलाइट मूव्स इन एन ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। और हाँ, कोई भी बॉडी, चाहे वो हमने लॉन्च की हो या फिर वो सेलेस्टियल बॉडी हो, मतलब कुदरती बॉडी हो, नेचुरल बॉडी हो, जब वो बॉडी किसी और बॉडी के दरमियान घूम रही होगी, उस बॉडी के इर्द गिर्द घूम रही होगी, तो उस बॉडी को हम कहते हैं सैटेलाइट। अब ये स्क्रीन पर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, जो मैंने डेरिवेशन की है और जो कुछ मैंने लिखा है आपको नज़र आ रही है। आप साथ साथ देखते जाएं और मैं आपको ये समझाता चाहता हूँ। The circular or orbital motion of any body around a massive center is only possible due to the centripetal force acting on orbital body provided by the massive center. मेरा मतलब ये है कि अगर एक बॉडी किसी मैसिव सेंटर के इर्द गिर्द घूम रही है एक ऑर्बिट में, वो ऑर्बिट सर्कुलर भी हो सकता है, वो एलिप्टिकल भी हो सकता है, वो स्मॉल बॉडी तभी घूम सकती है उसके ऑर्बिट में जब वो मैसिव बॉडी जो होगी, जो सेंट्रल बॉडी होगी, वो उस स्मॉल बॉडी को, मतलब उस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये सेंटर सीकिंग फोर्स होता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स उस ऑर्बिट के हर पॉइंट पे लगता है, और उस ऑर्बिट के हर पॉइंट पे अगर बॉडी है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है टुवर्ड्स दी सेंटर, वो उस बॉडी को खींच रहा होता है। और इस तरह वो बॉडी, जो छोटी बॉडी होती है या फिर वो बॉडी जो ऑर्बिट में मूव कर रही होती है, वो बॉडी जो होती है उस ऑर्बिट के हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और टुवर्ड्स द सेंटर आना चाहती है, और एक्चुअली वो इस तरह ऑर्बिट कर रही होती है उस सेलेस्टियल बॉडी के गिर्द या फिर मैसिव बॉडी के सेंटर। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये मैंने लिखा भी हुआ है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मैसिव सेंटर एंड द बॉडी ऑर्बिटिंग दैट मैसिव सेंटर। मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसे कौन प्रोवाइड करता है, इसका सोर्स कौन होता है? इसका सोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपको पता है कि G इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G M कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। ये इन दोनों बॉडी के दरमियान एक फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है, जो इन दोनों के दरमियान लगता है, या अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स ही सोर्स है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का, और कोई सोर्स तो है ही सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो जितनी ज़्यादा ग्रेविटी लगेगी इन दोनों के दरमियान, उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल होगी। तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ कि FC इज इक्वल टू FG। तो FC का मुझे पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो m स्क्वायर बाई r के बराबर होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बिटवीन टू बॉडीज, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक वो G मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
अगर इस फार्मूला को, ये जो मैंने यहाँ पर नीचे डेरिवेशन की, अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाती है v = g/m/r, जहाँ पर g जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट है। इसमें मास m जो है ये कैपिटल M, ये हेवनली या फिर मैसिव सेंटर जो है उसका मास है, और r जो है वो डिस्टेंस है इस ऑर्बिटिंग बॉडी का, और डिस्टेंस है बिटवीन दी ऑर्बिटिंग बॉडी और सेंटर ऑफ मैसिव बॉडी। मतलब जो मैसिव बॉडी हम ले रहे हैं उसके सेंटर से इस ऑर्बिटिंग बॉडी तक आपने डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो इस प्रीवियस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन जो मैंने आपको अभी दिखाई, इसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास ऑफ द सेंट्रल बॉडी। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये जो वेलोसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मैसिव बॉडी एंड दैट द ऑर्बिटिंग बॉडी। इन दो इक्वेशंस हैं, और इन दो इक्वेशंस को लेकर भी हम इस एनोमली को समझेंगे कि एक्चुअली ये किस तरह हो रहा होता है। सिंपली इक्वेशन 1 से हम ये कह सकते हैं कि अगर मास ऑफ द सेंट्रल बॉडी ज़्यादा होगी तो ऑर्बिटिंग बॉडी की ऑर्बिटल स्पीड वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर सेंट्रल मास जो है वो उसे हम कम कर दें तो फिर ये ऑर्बिटल बॉडी जो है इसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं, हमें पता है कि अगर मास, एक बॉडी की मास जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सेंट्रल बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा वो ग्रेविटी प्रोवाइड करेगा, और जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतनी ही ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स उस ऑर्बिटिंग बॉडी पे लगेगी, और जितनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स उस ऑर्बिटिंग बॉडी पे लगेगी उतनी ही ज़्यादा ऑर्बिटिंग बॉडी जो है वो उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ, ऑर्बिटल स्पीड के साथ वो ज़्यादा वो बॉडी मूव करेगी। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी की मास कम की जाए, एक सेंट्रल बॉडी है अगर उसकी मास कम की जाए तो वो ग्रेविटी कम प्रोवाइड करेगा। जब ग्रेविटी कम प्रोवाइड करेगा तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कम प्रोवाइड करेगा, एंड देन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी तो वो जो ऑर्बिटिंग बॉडी है वो कम ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। और इक्वेशन 2 से मैं सिंपली यही प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि जितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ मैसिव बॉडी और ऑर्बिटल बॉडी का ज़्यादा होगा उतनी ही ऑर्बिटल स्पीड कम होगी, और जितना इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होगी या और इतनी ही फिर ज़्यादा ऑर्बिटल स्पीड होगी। तो इन प्रीवियस इक्वेशंस को जो हमने डिराइव की हैं उनको अच्छी तरह से समझने के लिए और उनका कंसेप्ट अच्छी तरह से बनाने के लिए हम इन इक्वेशंस को अपने सोलर सिस्टम पर अप्लाई करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में एक बहुत ही मैसिव बॉडी सन पाया जाता है। सन एक स्टार है। सन के मुताबिक बाकी प्लैनेट्स जो सन को रिवॉल्व कर रही हैं ऑर्बिट में, उनका मास बहुत कम है। सबसे ज़्यादा मास हमारे सोलर सिस्टम में सन का है। एक्चुअली ये ऑर्बिटल बॉडी जो हैं या जो सैटेलाइट्स हैं या जो प्लैनेट्स हैं जो सन के रिवॉल्व इर्द गिर्द घूम रही है, इनका मास बहुत ही ज़्यादा कम है, न होने के बराबर है सन के मुताबिक। तो इसलिए हमारे सोलर सिस्टम का जो जितने भी मास है वो सन पे लाई करता है। अब हम देखेंगे कि कैसे सन के करीब प्लैनेट्स की ऑर्बिटल स्पीड ज़्यादा है और सन से दूर प्लैनेट्स की ऑर्बिटल स्पीड कम है। अगर देखा जाए इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मरकरी सबसे पहले आ जाती है सन के करीब। मरकरी की स्पीड 47.87 किलोमीटर पर आवर है। फिर उसके बाद वेनस आ जाती है। वेनस मरकरी से थोड़े फासले पर है और सन से दूर है। उसकी स्पीड कम हो रही है जो कि 35.02 किलोमीटर पर आवर है। देन अर्थ आ जाती है जहाँ पर हम रहते हैं और हमारी अर्थ की स्पीड 29.87 किलोमीटर है। देन मार्स की स्पीड 24.077 किलोमीटर पर सेकंड। फिर जुपिटर आ जाती है। जुपिटर की स्पीड 13.07 किलोमीटर पर सेकंड। देन सैटर्न, देन यूरेनस और फिर नेपच्यून।
तो नेपच्यून की स्पीड सबसे कम है जो कि 5.43 किलोमीटर पर सेकंड है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि देखो मरकरी की जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा है और नेपच्यून की स्पीड जो है वो कितनी कम है। जितना हम इस सेंटर से दूर जाएं, जितना हम इस सूरज से दूर जा रहे हैं, मतलब हेवनली बॉडी से हम दूर जा रहे हैं, उतनी ही स्पीड कम हो रही है। और जितना हम इस सन के करीब जाएंगे उतनी ही स्पीड ज़्यादा हो रही है प्लैनेट्स की। चूँकि अब हम देख चुके हैं कि किस तरह ये जो लॉज जो हमने डिराइव किए ये फिज़िकली किस तरह काम करते हैं। पिछले जो सोलर सिस्टम में हमारे जो सोलर सिस्टम है वहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह ये हमारे लॉज वहाँ पर काम कर रहे हैं। सन के करीब जो प्लैनेट्स थे उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, सन से दूर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी स्पीड बहुत कम थी। और इस तरह हम इस फिनोमिनाज इन फार्मूलाज को किसी एक गैलेक्सी पे अप्लाई करते हैं। ये गैलेक्सी मैंने आपको शो करवाई है। इस गैलेक्सी के सेंटर जो है जो बिल्कुल आपको वाइट नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं हम गैलेक्टिक सेंटर। गैलेक्टिक सेंटर जो होता है ये बिल्कुल स्टेशनरी होता है और गैलेक्टिक सेंटर बहुत हेवनली बॉडी, मतलब यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। जो स्टार गैलेक्टिक सेंटर के करीब होंगे वो फास्टली मूव करेंगे, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। और जो स्टार गैलेक्टिक सेंटर से जितना दूर होंगे उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी उनकी कम होगी। एक्चुअली आपको जो वाइट वाइट जो नज़र आ रहे हैं ये स्टार्स हैं जो कि इस गैलेक्टिक सेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और इन स्टार्स के साथ इनकी जो प्लैनेट्स हैं, जिस तरह हमारे सन के साथ हमारे प्लैनेट्स हैं, इन स्टार्स के साथ इनकी भी प्लैनेट जो है इस गैलेक्टिक सेंटर के इर्द गिर्द घूम रही है। अब जो सितारे गैलेक्टिक सेंटर के करीब होंगे उनकी स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि गैलेक्टिक सेंटर और उन सितारों के दरमियान डिस्टेंस कम होगा। और इसके अलावा गैलेक्टिक सेंटर और दोनों सितारों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी और सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी तो वो स्टार जो है उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। सिमिलरली अगर डिस्टेंस कम है तो हम इक्वेशंस हमने जो प्रीवियस इक्वेशन निकाली थी इक्वेशन 2 से हम देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और इसी तरह जो डिस्टेंट जो बहुत ज़्यादा दूर स्टार्स हैं इस गैलेक्टिक सेंटर से उनकी स्पीड बहुत कम होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। वहाँ पर ग्रेविटी इस गैलेक्टिक सेंटर की जो ग्रेविटी उन पर बहुत कम लगेगी, ग्रेविटी कम लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी, वेलोसिटी कम होगी। अगेन वो इक्वेशन 2 से हम देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही वेलोसिटी कम होगी। ये ग्राफ जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है ये ग्राफ रोटेशनल वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल ऑब्जेक्ट जो है या गैलेक्टिक सेंटर, इन दोनों के दरमियान ये ग्राफ है। रोटेशनल वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर सेकंड में ली गई है और डिस्टेंस जो है वो लाइट ईयर्स में लिया गया है। एक्चुअली जब देखा गया तो पहले तो हमने इन स्टार जो है ये जितने भी स्टार है जो इस गैलेक्टिक सेंटर के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं इनकी वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट किया, जो कि ये रेड लाइन जो है ये रेड स्लोप है इससे दिखाया गया है। ये न्यूटनियन लॉज जो है ग्रेविटेशनल लॉज जो है यहाँ पर हमने जब कैलकुलेट किया तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबसे जो करीब होंगे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और जो जितनी भी दूर होंगे उनकी स्पीड बहुत कम होगी। पर जब हमने देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। इस ग्राफ में ये जो वाइट लाइन है जिसके साथ मेयर लिखा हुआ है MEASURD मेयर, ये जो लिखा हुआ है ये जो है ये हमें एक्चुअल रोटेशनल वेलोसिटी दिखा रहा है स्टार्स की। और ये दिखा रहा है कि जब हम दूर जाते हैं पहले तो गैलेक्टिक सेंटर आ जाता है ना, ओरिजिन पे तो कोई स्पीड ही नहीं है, वहाँ पर रोटेशनल वेलोसिटी है ही नहीं, वो तो स्टेशनरी है। तो इस स्टेशनरी सेंटर से हम जैसे ही हम थोड़ी सी दूर जाते हैं तो एकदम से ये ग्राफ जो है ये लाइन जो है ये ऊपर चली जाती है। मतलब ये है कि वहाँ पर वेलोसिटी जो होती है रोटेशनल वेलोसिटी सितारों की जो है वो 200 तक आ जाती है। और मज़ीद उससे जब हम आगे जाते हैं मतलब 5000 लाइट ईयर्स तक पहुँच जाते हैं तो तब भी वहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो सितारे हैं जो स्टार हैं उनकी
रोटेशनल वेलोसिटी लगभग 200 के करीब है, और इससे आगे अगर हम और मतलब इस डिस्टेंस को इंक्रीज़ करें, मतलब 1000 तक ले जाएं, तो फिर भी हम देखते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर भी 1000 ईयर्स लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर भी ये जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो भी लगभग 200 की बराबर ही रह जाती है। मतलब ये है कि जो हमारे कैलकुलेशन है वो यहाँ पर काम नहीं आ रहे हैं, और जो एक्चुअल हमने देखा तो एक्चुअल यहाँ पर डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी नहीं है इन वेलोसिटी की। तो ये एक एनोमली थी। ये जो है ये एनोमली जो है ये वो दो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये एनोमली ऑब्जर्व की थी। ये फ्रिड ज़्विकी और वेनर रूबिन ने यही एनोमली ऑब्जर्व की थी कि जब हम गैलेक्टिक सेंटर से दूर जाता है तो वहाँ पर उन सितारों की वेलोसिटी कम हो जानी चाहिए, पर एक्चुअली उन सितारों की वेलोसिटी कम नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही? सबसे पहले तो ये साइंटिस्ट होते हैं ये सोचने लगे कि हमारे जो न्यूटोनियन लॉज जो है ये जो हेवनली बॉडीज़ और गैलेक्सीज जो है वहाँ पर काम नहीं कर रहे, वहाँ पर जो है ये ग्रेविटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर ग्रेविटी जो है वो हमारे ग्रेविटी से चेंज है या जो कुछ भी है। कुछ साइंटिस्ट जो माइनॉरिटी व्यू जो थे वो यही सोच रहे थे कि वहाँ पर हमारे ग्रेविटी में इस गैलेक्सीज में हमारे ग्रेविटी के लॉज जो हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करते। पर कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो कि मेजॉरिटी व्यूज़ जिनको हम कह सकते हैं, जो कि मेजॉरिटी में साइंटिस्ट होते हैं वो ये कह रहते हैं कि नहीं, न्यूटन लॉज काम करते हैं, एक्चुअली ग्रेविटी भी सेम है। पर एक्चुअली यहाँ पर कोई ऐसा मैटर है, ऐसा हिडन मैटर है जो हमें नज़र ही नहीं आ रहा, जो हमें नज़र नहीं आ रहा, और वो इस ग्रेविटी को प्रोवाइड कर रहा है। वो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई हिडन मैटर जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, और वो मैटर जो है हमने पहले कहा था कि डार्क मैटर और या फिर हिडन मैटर जो है वो ल्यूमिनस मैटर के साथ विद ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। तो वो यही कह रहे थे कि ये जो हिडन मैटर है वो इस गैलेक्सी में है, और ये हिडन मैटर इस जो ये दूर सितारे हैं उनको ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है, और वो जो सितारे हैं वो इस स्पीड के साथ वो मूव कर सकते हैं। ये कह रहे थे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये सितारे इसी स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं और यहाँ पर इस गैलेक्सी में हिडन मैटर ना होता, डार्क मैटर ना होता, तो इस गैलेक्सी को डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए था, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। इसके जो दूर जो सितारे हैं वो इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं कि उन पे सेंट्रीपिटल फोर्स इतना लगेगा ही नहीं, जो कि वो स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको दूर मतलब चले जाना चाहिए था, उड़ जाना चाहिए था। पर एक्चुअली ये जो गैलेक्सी है डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही। कोई तो है यहाँ पर, कोई चीज़ है यहाँ पर प्रेजेंट है जो हमें नज़र नहीं आ रही, और वो ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। तो वो आखिरकार इस नतीजे पे आ गए कि यस यहाँ पर कोई मैटर है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी तरह से इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा सोचें कि एक बहुत ही मजबूत और लंबी एक लड़की है, वो खड़ी है, उसके हाथ में एक बकेट है, और वो बकेट जो है वो पानी से भरी हुई है। वो उस बकेट को रिवॉल्व कर रही है, मतलब जिस तरह वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रही होती, वो बकेट को इस तरह गोल गोल रिवॉल्व कर रही है, जिस तरह मैंने आपको इधर स्क्रीन में दिखाया है। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चा जो है, हम ये सोच रहे हैं कि ये बकेट जो है ये इस बच्चे ने हाथ में ली हुई है और ये बच्चा रिवॉल्व कर रहा है, और एक्चुअली बच्चे की हाइट भी कम है और इस लड़की की हाइट भी ज़्यादा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये औरत जो है, ये लड़की जो है, ये हमें नज़र नहीं आ रही, हमें यहाँ पर बच्चा ही नज़र आ रहा है, छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बच्चे से कि ये इस बाल्टी को घुमा रहा है। अब बच्चे के हाथों में इतनी ताकत नहीं है, और न इस बच्चे की इतनी हाइट है कि वो इस हाइट पे जाके इतना हार्ड वर्क करे, और न उसके पास इतनी ताकत है। तो वो साइंटिस्ट कह रहा था कि कोई तो मतलब हिडन मैटर या कोई चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, कोई लड़की होनी चाहिए, ये लड़की है या फिर कोई ऐसा बंदा यहाँ पर होना चाहिए जो इतना मजबूत काम कर सके, इतनी ताकत लगा सके, और वो हो भी इतना लंबा। तो सिमिलरली केस जो है ये इस डार्क मैटर का है कि वो यही कह रहे थे कि ये जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के सेंटर जो ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है वो काफ़ी नहीं है। सेंटर के साथ और यहाँ पर डार्क मैटर है जो कि इस ग्रेविटी को प्रोवाइड कर रहा है, और वो इस गैलेक्सी को स्मूथली चलने दे रही है। ये गैलेक्सी डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही, वो इस डार्क मैटर की वजह से है। इस डार्क मैटर का पता लगाना और ये देखना कि किसी गैलेक्सी में कितना डार्क मैटर है, डार्क मैटर का मास को एस्टिमेट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने
लाइट की बेंडिंग को स्टडी किया, क्योंकि साइंटिस्ट को पता था कि डार्क मैटर जो है वो सिर्फ लाइट को बेंड करता है। ये इस तरह करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस आ जाते हैं। एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है और एक गैलेक्सीज का ब्लर इमेज होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थ से कोई गैलेक्सी देख रहे हैं तो उनका इमेज हमारे पास ब्लर आता है, तो हम ये सोचेंगे कि वो गैलेक्सी जो है, जिस तरह मैंने आपको पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ, ये गैलेक्सी जो है ये इसलिए ब्लर है कि इस गैलेक्सी और हमारे अर्थ के दरमियान कोई डार्क मैटर मौजूद है और वो डार्क मैटर जो है वो इस लाइट के साथ इंटरफेयर कर रहा है, इस लाइट को बेंड कर रहा है और वो गैलेक्सी हमें क्लियर नहीं नज़र आ रही, वो गैलेक्सी एक स्टार की सूरत में हमें नज़र आ रही है। अब ये डार्क मैटर जो इस लाइट को बेंड करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इस पिक्चर में मैंने आपको एक डिस्टेंट स्टार दिखाया है और एक अर्थ दिखाई है। अर्थ और डिस्टेंट स्टार के दरमियान हमारे पास गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी में हमारे पास मौजूद है डार्क मैटर। इस डिस्टेंट स्टार से जो रेडिएशन आ रही है वो मैंने अभी दो रेडिएशन को मैंने कंसिडर किया। एक्चुअली एक ल्यूमिनस बॉडी से, एक स्टार से इन्फिनिटी रेडिएशन जो है वो निकल रही होती है, पर मैंने दो रेडिएशन यहाँ पर शो की है जो कि बिल्कुल ये वाइट लाइनें जो है ये जो स्टार से बेंड होके आ रही है हमारे अर्थ तक, पहले स्टार से लेकर इस गैलेक्सी तक ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और जैसी गैलेक्सी स्टार्ट होती है और इस दूसरे एंड पे जब गैलेक्सी ख़त्म होती है तो ये लाइन, ये रेज जो है ये बेंड होके आ रही है और फिर ये अर्थ तक बिल्कुल स्ट्रेट होके जा रही है। ये दो रेडिएशन मैंने जस्ट ये समझने के लिए, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के प्रोसेस को समझने के लिए ड्रा किए कि ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है, ये काम किस तरह करती है। एक्चुअली जब ये डिस्टेंट स्टार्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लाइनें इमर्ज कर रही है, हमारी तरफ मूव कर रही है, ये दो लाइनें जब ये आएगी इस गैलेक्टिक सेंटर के पास या फिर इस गैलेक्सी के पास, इस गैलेक्सी में डार्क मैटर मौजूद है। ये डार्क मैटर जो है ये इस दो रेडिएशंस को बैंड करेगा, जिस तरह आपको देख रहे हैं कि अपर रेडिएशन भी बैंड हो गई है और लोअर रेडिएशन भी बैंड हो गई है, इस गैलेक्सी के सेंटर की तरफ ये बैंड हो रही है और ये बैंड होते होते हमारे पास जो है फिर आ जाती है। बेंडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, जहाँ से ये लाइट इंटर करती है डार्क मैटर में तब बेंडिंग स्टार्ट होती है और जब ये लाइट वहाँ से निकलती है डार्क मैटर से तब ये बेंडिंग ख़त्म हो जाती है। तो सिमिलरली अपर रे जो है और लोअर रे जो है इनकी बेंडिंग स्टार्ट होती है जब ये गैलेक्सी के करीब आती है और ख़त्म हो जाती है इनकी बेंडिंग जब ये गैलेक्सी से निकल जाती है। तो जब यहाँ पर ये देखें ये लाइन ऑफ साइट के पास जो है इनकी बेंडिंग ख़त्म हो जाती है और यहाँ से ये फिर स्ट्रेट लाइन में अगेन वो दो रेडिएशन हमारी अर्थ के पास मूव करती है। अब इस अपर रेडिएशन को अगर हम आगे प्रोसीड करें और सिमिलरली इस लोअर रेडिएशन को हम प्रोसीड करें तो ये जो एक्चुअल जो डिस्टेंट स्टार है इसकी इमेज जो है ये अपर रेडिएशन की वजह से इसकी इमेज ये ऊपर बनेगी। ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें फॉल इमेज ऑफ क्वाज़र जो है या जो लिखा हुआ है ये वहाँ पर ये स्टार की इमेज बनेगी। और सिमिलरली इस लोअर रेडिएशन की वजह से, इस लोअर रेडिएशन को भी हमने अपनी अर्थ से प्रोसीड किया है ना, तो हमारी अर्थ जो है हमको इस तरह दिखेगा कि ये जो स्टार है ये यहाँ पर नीचे भी मौजूद है और ये वहाँ पर ऊपर भी मौजूद है। इस तरह जो डार्क मैटर होता है वो लाइट को बेंड करता है अपने मेन पाथ से। आप इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग के फिनोमेना को इस पिक्चर से भी देख सकते हैं। अब इस पिक्चर में देखते हैं देखें एक गैलेक्सी है जो बिल्कुल वो उस कोने पे है, एक गैलेक्सी है और एक ये हमारी अर्थ है और इन गैलेक्सी और इस अर्थ के दरमियान एक गैलेक्सी क्लस्टर है, ठीक है। तो उस गैलेक्सी से हमारे पास दो रेडिएशन जो है वो वहाँ से निकल रही हैं। दो रेडिएशन को, ये जो ऑरेंज कलर की रेडिएशन है इनको हमने अब जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए इनको हमने कंसिडर किया है। बाकी तो आपको पता है कि एक ल्यूमिनस बॉडी से बेतहाशा इन्फिनिटी रेडिएशन निकलती है। तो वहाँ से हमारे पास दो रेडिएशन आ रही हैं अर्थ की तरफ से और वो रेडिएशन जब पहुँचती है इस गैलेक्सी क्लस्टर पे तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है इस डार्क में, क्योंकि यहाँ पर डार्क मैटर मौजूद है। इस गैलेक्सी क्लस्टर में डार्क मैटर मौजूद है और उस डार्क मैटर की वजह से
ये दो रेडिएशंस बैंड हो रही है, और ये दो रेडिएशन जब हमारे अर्थ के पास हमें आती है तो इन दो रेडिएशन पे जहाँ पर ये गोल गोल से ऑरेंज कलर के बाल बने हुए हैं, बाल छोटे छोटे से जो बाल बने हुए हैं, हमें लगता है कि वो जो पीछे गैलेक्सी है ये यहाँ पर मौजूद है। मतलब वो जो एक गैलेक्सी है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हमें दो गैलेक्सी नज़र आ रही है। तो इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि किस तरह ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है वो हमें फॉल्स इमेज दे रही होती है, और इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हम देख सकते हैं कि कितना मैटर जो है वो किसी गैलेक्सी में या फिर गैलेक्टिक क्लस्टर में मौजूद है। तो अब हमें पता भी चल गया है कि डार्क मैटर मौजूद है कहीं ना कहीं पर यूनिवर्स में, ये ज़रूर मौजूद है। एक्चुअली डार्क मैटर जो होता है इसे हम ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे होते, ये हमारे अर्थ में से भी मूव कर रहा होता है, हमारे अंदर से भी ये गुजर रहा होता है, पर हम इसे महसूस नहीं कर सकते। अब साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि अब डार्क मैटर अगर मौजूद तो है, पर ये बना किस तरह किस चीज़ से, इसके लिए कि ये मतलब बनावट जो है जिस तरह हमारा ल्यूमिनस मैटर है वो एटम से बना हुआ है, वो ये सोच रहे थे कि डार्क मैटर भी किसी न किसी चीज़ से बना होगा, और वो जो जिस चीज़ से बना हुआ है वो भी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट होगा, क्योंकि डार्क मैटर प्रेजेंट है तो वो लाजमी वो चीज़ प्रेजेंट होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा थ्योरीज जो हैं उन्होंने दी गई। सबसे पहली थ्योरी दी गई इसके बारे में वो ये कि वो साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि वो शायद ब्लैक होल से बने हुए हैं, डार्क मैटर जो है वो ब्लैक होल से ओरिजिनेट करता है, वहाँ उससे बना हुआ होता है। साइंटिस्ट ये इसलिए सोच रहे थे कि ब्लैक होल एक्चुअली जो होते हैं वो भी लाइट को इमिट नहीं करते, और वो लाइट को एक्चुअली एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट नहीं करते। तो वो ये इसलिए सोच रहे थे कि देखो अब डार्क मैटर जो है वो भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा और इमिट भी नहीं कर रहा, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल्स का डार्क मैटर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक हो। और वो ये भी कह रहे थे कि डार्क मैटर जो है वो हमारे जो ल्यूमिनस मैटर है उसके साथ वो ग्रेविटी पर तो वो इंटरेक्ट करता है, और ब्लैक होल्स भी जो है वो उसके पास भी ग्रेविटी होती है। तो इन दो सिमिलरिटीज़ के बुनियाद पर वो सोच रहे थे कि मे बी डार्क मैटर जो है वो ब्लैक होल्स हो। पर एक्चुअली ब्लैक होल्स होते हैं वो मैटर को बहुत ही विग्रियसली अट्रैक्ट करते हैं और मैटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे ही कोई मैटर जो है ब्लैक होल्स के अंदर चला जाता है वो ख़त्म हो जाता है, ब्लैक होल के ग्रेविटी के पास भी अगर चला जाए वो ख़त्म हो जाता है। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो लाइट को वो एस्केप करने नहीं देते। तो डार्क होल जो होते हैं वो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं डार्क होल तो फिर ये ब्लैक मैटर नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक मैटर तो हमारे गैलेक्सी में प्रेजेंट है, मौजूद है, हमारे अंदर में से इवन आपके फोर में से आप में से भी ब्लैक मैटर जो है वो पास हो रहा होता है, जिस तरह एक फ्लूइड जो है वो किसी कंटेनर में से पास होता है। तो वो ये सोच रहे थे कि डार्क मैटर जो है वो तो ल्यूमिनस मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है थ्रू ग्रेविटी, पर डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा मैं। तो ब्लैक होल जो है वो तो ल्यूमिनस मैटर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, और ब्लैक होल जो है जिस तरह ब्लैक होल ल्यूमिनस मैटर को खींचता है अपने तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, उतना तो डार्क मैटर नहीं लगा रहा। तो डार्क मैटर जो है वो ब्लैक होल के साथ इनका उन्होंने रिलेशन ख़त्म कर दिया कि डार्क मैटर नहीं हो सकते ब्लैक होल्स, ना ब्लैक होल डार्क मैटर क्रिएट कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर ब्राउन ड्वार्फ जो है वो में भी ऐसा हो सकता है कि ब्राउन ड्वार्फ जो है वो इस डार्क मैटर जो है इसकी क्रिएशन करे, और इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो मतलब डार्क मैटर ब्राउन ड्वार्फ से बना हो। अब ब्राउन ड्वार्फ वो स्टार्स जो होते हैं जिनमें कंबस्शन नहीं होता, जिनके पास फ्यूल ही नहीं होता बनने के लिए, जो पहले से जब यूनिवर्स बना है तो उनके पास इतना फ्यूल था ही नहीं, उनके पास इतना मास था ही नहीं, इन्होंने इतना मास इकट्ठा ही नहीं किया कि वो आगे से बनने लगे। तो साइंटिस्ट फिर ये सोचने लगे कि मे बी जो ब्राउन ड्वार्फ है वो डार्क मैटर बना रहे हो, पर एक्चुअली ब्राउन ड्वार्फ जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत रेयरली हमारे यूनिवर्स में बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम है। और डार्क मैटर है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है हमारे पास। अब आप खुद देखें 25% ऑफ मैटर जो है 25% ऑफ यूनिवर्स जो है वो डार्क मैटर से बना हुआ है। तो ब्राउन ड्वार्फ तो अब ल्यूमिनस मैटर 5% है, तो ब्राउन ड्वार्फ जो है वो तो बहुत ही कम है। तो इसलिए इस थ्योरी को फिर रिजेक्ट किया गया कि नहीं, ब्राउन ड्वार्फ जो है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं इस डार्क मैटर बनाने में। फिर अगली बात आ जाती है वाइट ड्वार्फ्स के बारे में। वाइट ड्वार्फ वो स्टार्स होते हैं जिन्होंने अपने फ्यूल को ख़त्म कर दिया होता है, जो बहुत पुराने होते हैं, जिन्होंने काफ़ी कंबशन कर ली होती है, अपनी फ्यूल जो है उन्होंने काफ़ी रेडिएट कर दिया होता है अपने फ्यूल को, और उनके पास वो फ्यूल नहीं पाया जाता है, और वो अपने ऊपर ही कोलैप्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रेविटी वो प्रोड्यूस करते हैं।
तो ये उन्होंने सोचा कि जो वाइट ड्वार्फ्स हैं मे बी ये बना रहे हो डार्क मैटर, बट एक्चुअली वाइट ड्वार्फ जो है इनका साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है, और ये डार्क मैटर जो है इनका साइज़ बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो ये थ्योरी उनकी रिजेक्ट होगी कि वाइट ड्वार्फ जो है वो नहीं बना सकते हैं डार्क मैटर। फिर लोगों का साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने ये सोचा कि एंटी मैटर जो है मे बी एंटी मैटर जो है वो डार्क मैटर हो, बट एक्चुअली एंटी मैटर जो है वो मैटर के साथ रिएक्ट करता है और इनहेलिएट करता है, गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो अब डार्क मैटर जो है वो हमने देखा कि गैलेक्सी के सेंटर में डार्क मैटर मौजूद है, मतलब गैलेक्सी जो है गैलेक्सी में डार्क मैटर मौजूद है। तो अगर डार्क मैटर एंटी मैटर होता तो वो लाजमी हमारे जो ल्यूमिनस मैटर है उसके साथ वो इंटरेक्ट करता, उसके साथ वो इनहेलिएट करता और क्या प्रोड्यूस करता है, गैमा रेडिएशन। मतलब हमारे पास पूरे यूनिवर्स में रेडिएशन ही रेडिएशन होती, गैमा रेडिएशन बहुत ज़्यादा में भी थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एंटी मैटर जो है वो भी डार्क मैटर नहीं बनाता। फिर उन्होंने सोचा कि न्यूट्रॉनो एक पार्टिकल है जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो हमारे सन में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है और हमारे अर्थ में से बाहर वो आते हैं, हमारे अर्थ में से गुजर जाते हैं, और इवन हमारे रूम में से, हमारे घर में से भी गुजरते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि न्यूट्रॉनो में भी न्यूट्रॉनो हो सकते हैं जो कि डार्क मैटर बनाते हैं, पर उन्होंने देखा कि न्यूट्रॉनो जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है, और न्यूट्रॉनो जो है वो पार्टिकल एक्सेलरेशन में, हमारे जो दुनिया में हमारे जो टेक्नोलॉजी हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास पार्टिकल एक्सेलरेटर्स पाए जाते हैं, और वहाँ पर हम न्यूट्रॉनो को जनरेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। और न्यूट्रॉनो जो है वो बीटा डीके में भी, जो बीटा डीके होते हैं उसमें भी न्यूट्रॉनो जो है पैदा होते हैं। पर उन्होंने सोचा कि यार ये जो डार्क मैटर है ना, तो वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है। अगर डार्क मैटर अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है तो देखो यूनिवर्स कब से बनी है, अभी तक बनी हुई है। फिर तो ये जो हमारे आसपास के करीबी जो गैलेक्सीज हैं वहाँ पर डार्क मैटर मौजूद ही न होती, और इसके अलावा डार्क मैटर को हम पार्टिकल एक्सेलरेटर में नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए न्यूट्रॉनो जो है वो डार्क मैटर नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉनो हम पार्टिकल एक्सेलरेटर में बना सकते हैं। न्यूट्रॉनो जो है स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है, डार्क मैटर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी मूव नहीं करती है, और न ही उसे हम पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में हम बना सकते हैं। फिर साइंटिस्ट ने कहा कि एक्सॉन जो है मे बी एक्सॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं डार्क मैटर के लिए। एक्सॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो बिग बैंग पर क्रिएट हुए थे। एक्सॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट है, ये बिग बैंग के दौरान ये क्रिएट हुए थे, और मिलियंस ऑफ ये यूनिवर्स में मिलियंस की तादाद में मौजूद है, और एक्सॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन्स में चेंज हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, डार्क मैटर जो है वो तो ल्यूमिनस मैटर में चेंज नहीं हो सकता, मतलब डार्क मैटर जो है वो किस तरह प्रोटॉन में चेंज हो सकता है। तो एक्सॉन जो है वो डार्क मैटर को नहीं बनाता, वो डार्क मैटर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं प्ले कर रहा। तो फिर साइंटिस्ट इस फार्मूला पर आ गए कि आखिरकार ये डार्क मैटर किस चीज़ से बना हुआ हो सकता है। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बयान की कि जो चीज़ डार्क मैटर को बनाएगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, उसमें ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि वो ना तो लाइट को इमिट करेगा, ना वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि वो जो ल्यूमिनस मैटर है, जो मैटर है उसको अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटी के ज़रिए वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो मैटर जो होगा वो डिटेक्टेबल नहीं होगा। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि उसकी स्पीड जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से हमेशा कम होगी। और चौथी फिर उन्होंने ये कहा कि वो जो मैटर होगा वो जो अर्थ या फिर ल्यूमिनस मैटर है उसमें से पास आउट हो पाएगा, मतलब उसमें से गुजर सकेगा। अब इसी तरह डार्क मैटर पार्टिकल की प्रॉपर्टी जब उन्होंने बयान की तो उन्होंने एक थ्योरेटिकल पार्टिकल बनाया, मतलब थ्योरेटिकल इन्होंने एक पार्टिकल सोचा कि मैं भी एक पार्टिकल हम इस तरह बना लेते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टीज रख लेते हैं कि जो हम कहेंगे कि ठीक है ये पार्टिकल जो है ये डार्क मैटर की जो बेसिस है, जो डार्क मैटर जो है इस पार्टिकल से बनता है। उस पार्टिकल उन्होंने नाम दिया WIMP, WIMP। WIMP का मतलब है वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल। ये जो थ्योरेटिकल पार्टिकल है इसको उन्होंने कंसिडर किया है टू बी द कैंडिडेट ऑफ डार्क मैटर, ठीक है। इसका जो मास है वो 100,000 टाइम्स ग्रेटर है देन द मास ऑफ प्रोटॉन्स, और ये जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी, ये WIMP जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ
इंटरेक्ट करता है। बाकी इस वेब में सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि डार्क मैटर में पाई जाती है। एक्चुअली वेम जो है, आप हमेशा याद रखें कि वेम जो है, वेम एक थ्योरेटिकल पार्टिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। मे बी अगर एग्जिस्ट करता भी हो, ये जस्ट इन्होंने थ्योरी से मतलब ऐसा सोचा है कि ये पार्टिकल अगर डार्क मैटर किसी न किसी पार्टिकल से बना हुआ है तो वो वेम होगा, उसमें वेम जैसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती होगी। ठीक है, वेम अभी तक कोई डिटेक्शन नहीं हुई वेम की कि हम सोचें कि भाई वेम डिटेक्ट हो गया है, जो डार्क मैटर है, जो डार्क मैटर के बेसिक पार्टिकल्स हैं वो डिटेक्ट हो गए हैं। वेम एक थ्योरेटिकल पार्टिकल है जिसे बस सोचा गया है, ख्याली पार्टिकल है। ख्याली वाले पार्टिकल नहीं होते हैं कि अगर डार्क मैटर की ये प्रॉपर्टीज़ है तो डार्क मैटर की जो सब एटॉमिक डार्क मैटर जिस एटम से या जिस पार्टिकल से बना होगा उसकी भी ये प्रॉपर्टीज़ होगी, उनको उन्होंने वेम का नाम दे दिया गया। तो ये था मेरा आज की प्रेजेंटेशन थी मेरी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी, अच्छी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई शक या कोई सवाल है तो आप लाजमी मुझे मैसेज करें या ग्रुप में इधर ही मैसेज में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।